नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि भारत जब 1947 में आज़ाद होता है तो पोर्चुगल और फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं वो आज़ाद क्यों नहीं हुई, क्यों हम साथ साथ में पूरे भारत को आज़ाद नहीं कर पाए। तो 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब अंग्रेज़ों से भारत ने आज़ादी प्राप्त करी थी। लगभग 200 साल का जो ये टाइम पीरियड था जिसे कॉलोनियल रूल कहा जाता है, जब भारत गुलाम था। इसके बाद भारत का एक नया अध्याय शुरू होता है। वी बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, अ डेमोक्रेटिक नेशन। लेकिन इस आज़ाद भारत की धरती पर कई ज़मीन के हिस्से थे जो आज भी यूरोपियन देश पोर्चुगल और फ्रांस के अधीन थे। अगर आपको ये जानना है कि ये दोनों देश भारत में क्यों आए, कैसे आए, तो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज का 3rd और 4th लेक्चर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा चैनल पर। आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं फ्रेंच टेरिटरीज के साथ। 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों भारत में, दक्षिण भारत में टू बी स्पेसिफिक, अपना आधिपत्य जमाने में बिजी थे। इनके बीच में कर्नाटिक युद्ध होते हैं, 3 कर्नाटिक वॉर्स हुए। फ्रांस कुछ समय के लिए कर्नाटिक वॉर्स के दौरान काफ़ी डोमिनेंट हो गया था, काफ़ी हावी हो गया था, और जितना भी आपको लाइट ब्लू कलर का टेरिटरी नजर आ रहा है ये सब कुछ फ्रांस के कंट्रोल में था। नॉट डायरेक्टली, हैदराबाद के निज़ाम को वो कंट्रोल कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर उनका शासन था। ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका इन कोस्टल एरियाज में था जो डार्क पर्पल कलर में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कर्नाटिक वॉर्स में फ्रांस हार गया और उनकी टेरिटरी सिमट कर रह गई गिनती के 5 जगहों पर। तो ये 5 जगहें थी आज के बंगाल में स्थित चंद्रनागोर, जो कि कोलकाता के पास में है। यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित यनम, तमिलनाडु स्टेट के वहाँ आने वाली टेरिटरी पौंडीचेरी और कराईकल, और यहाँ केरल में आने वाला माहे। तो मेनली ये 5 टेरिटरीज में फ्रेंच रूल सिमट कर रह जाता है। कर्नाटिक वॉर्स में हारने के पश्चात फ्रांस ने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी और अगले 200 साल तक ये ब्रिटिश के साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखते हैं और इन 5 शहरों तक या इन 5 टेरिटरीज तक अपने आप को सीमित रखेंगे। जहां तक बात है पोर्चुगीज की, तो भारत में पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपियन पावर्स में से पोर्चुगीज ही थे। वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। तो पोर्चुगीज यहाँ सबसे पहले आकर कॉलोनी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। गोवा में काफ़ी सक्सेसफुल रहे, काफ़ी बड़ा एरिया गोवा का इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, और गोवा के अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग पोर्ट्स में इनकी फैक्ट्रीज थी, यहाँ से ये व्यापार करते थे और अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन इनका जो रूलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन था वो केवल इन 4 आइलैंड्स या छोटे छोटे क्षेत्रों तक सीमित है। दमन, दीव, अंजदीव जो कि गोवा के निकट है, और नागर हवेली। गोवा इनका सबसे बड़ा और इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। गोवा में काफ़ी बड़े क्षेत्र को ये कंट्रोल करते थे। गोवा वॉज लाइक देयर सेंट्रल हब, और यहाँ पर दीव, दमन, दादरा, नगर हवेली और अंजदीव नाम का एक छोटा सा आइलैंड है गोवा के तट के निकट, इन टेरिटरीज को ये कंट्रोल कर रहे थे। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये वाले आइलैंड्स और ये टेरिटरीज किसके कंट्रोल में थी? पोर्चुगीज के। 100 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय कई पॉलिटिशियंस ने और कांग्रेस के नेताओं ने ये सवाल उठाए कि जब अंग्रेज भारत से चले गए तो ये अभी फ्रेंच और पोर्चुगीज क्यों अपनी टेरिटरीज को नहीं छोड़ रहे। तो ये मुद्दा काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी 1948 में, आज़ादी के बाद इनका पहला बड़ा सम्मेलन था, वहाँ पर भी ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया, और कांग्रेस वहाँ पर ये रेजोल्यूशन लेती है कि हम पोर्चुगीज और फ्रेंच कॉलोनीज को भी जल्द ही आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि जब पूरा भारत आज़ाद है तो ये एकता और अखंडता के खिलाफ है कि अभी भी कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स विदेशी ताकतों के हाथ में रहे। लेकिन सामने रास्ते क्या हैं? क्या बातचीत से ये आज़ादी मिल सकती है, या फिर इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या फिर आर्म्ड स्ट्रगल होगा? इसको लेकर सरकार आशंकित थी। तो बात शुरू होती है फ्रेंच सरकार के साथ। फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होती है कि आप इन टेरिटरीज को खाली कर दीजिए, यहाँ से अपना कंट्रोल हटा दीजिए। फ्रांस के नज़रिए से अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उस समय फ्रांस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन यूके और अमेरिका की मदद से फ्रांस ने यह युद्ध जीत तो लिया था, बट स्टिल दे वर वेरी पुअर एंड स्टिल देयर इकोनॉमी वॉज स्ट्रगलिंग। अब फ्रांस डिपेंड कर रहा था अपनी कॉलोनीज पर पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। युद्ध के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्हें ये कॉलोनीज की सख्त आवश्यकता थी। तो ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे अपने एशियन कॉलोनीज को और इवन भारत की पौंडीचेरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। फ्रांस ने आउटराइट सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि हम किसी कॉलोनी को आज़ाद नहीं करेंगे। फ्रांस के नेता उस समय काफ़ी समझदार थे। इन्होंने अपने देश के स्ट्रक्चर को बदला। इन्होंने कहा कि हम एक नया देश स्थापित कर रहे हैं, उसे कहा गया 4th फ्रेंच रिपब्लिक, क्योंकि फ्रांस में कई बार अलग अलग तरह की सरकारें एस्टैब्लिश हो चुकी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो स्थापित हुई थी वो 1st रिपब्लिक था, तो ये 4था रिपब्लिक स्थापित किया जाता है। और इस रिपब्लिक में ये फ्रांस की सरकार कहती है कि हम अपनी कॉलोनीज को ये आश्वासन देते हैं और उन्हें ये चॉइस देते हैं कि आप फ्रांस के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो ये आप कर सकते हैं। तो इसी क्रम में
वर्ल्ड वॉर समाप्त होने से पहले ही इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ब्राज़ाविल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर कॉलोनीज जो हैं इन्हें यह कहा गया कि आपके पास ये चॉइस रहेगी कि आप फ्रांस के साथ जुड़ सको। और इस समय फ्रांस की सरकार के लोगों ने ये आइडिया जन्म दिया कि ये कॉलोनी नहीं है बल्कि ये फ्रांस का ही हिस्सा है जो दूसरे कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। तो इसे ये कहने लगे कि आप तो ओवरसीज फ्रेंच का पार्ट हैं, आप फ्रेंच यूनियन का हिस्सा हैं। तो इन्होंने अपने देश की बनावट को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, बेसिकली गवर्नेंस को चेंज किया और कहा कि ये जो दूर दराज की टेरिटरीज हैं दे विल बी पार्ट ऑफ द फ्रेंच यूनियन, और हम कॉलोनीज को ये चॉइस देंगे कि आप इस यूनियन का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं। और ये सब इन्होंने अपने नए संविधान में भी लिख दिया। लेकिन ये सब एक आई वॉश था। कुल मिलाकर ये बेवकूफ़ बना रहे थे कॉलोनीज को। उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा था या दर्शाया जा रहा था कि आप हमारे साथ रहोगे तो फायदा होगा। फ्रांस ने पौंडीचेरी और अन्य सभी कॉलोनीज में, खास करके अफ्रीकन कॉलोनीज में भी ये बात कही कि आप क्यों अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, पड़ोसियों के साथ जाना चाहते हो, आप हमारे साथ रहो। फ्रांस एक बहुत ताकतवर देश है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर में हम थोड़ा हार गए थे, प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब हम फिर से ताकतवर हो चुके हैं और फ्रेंच यूनियन में रहने में आपका बहुत बड़ा फायदा होगा इकोनॉमिकली, और हर तरह से हम भारत से बेहतर फैसिलिटी पौंडीचेरी को दे सकते हैं। तो फ्रेंच इंडिया में भी कुछ लोग इस बात को मानने लग गए थे, और वो ज्यादातर ऐसे ही थे जो फ्रेंच मूल के लोग थे। जो भारतीय मूल के लोग थे उन्हें ये बात साफ पता थी कि पिछले 300 सालों से हम गुलाम हैं और आगे भी गुलाम ही रहने वाले हैं। लेकिन फिर भी फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 की जो स्थिति थी उसके बाद थोड़ा नरम पड़ जाता है, यानी कि उसने दबदबा या रौब दिखाने की कोशिश नहीं करी। उसने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी कि ये टेरिटरीज हमारे साथ आउट ऑफ चॉइस रहें। तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस ने कई अलग डिपार्टमेंट्स बनाए अपनी टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द कॉलोनीज, जो इनको सब मैनेज करने के लिए हाईएस्ट पोस्ट थी, इनको ये आइडिया आया। इस आदमी का नाम था टेजेनास डी मोंटेसेल। इसने ये आइडिया निकाला कि क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजों से नफरत करते हैं, तो हम भारतीयों को बताते हैं कि देखो अंग्रेज बुरे थे, हम बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात यह कि इन्होंने इस बात का फायदा उठाया कि ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों से, यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक, फ्रांस की पौंडीचेरी और ये अन्य टेरिटरीज एक रेफ्यूज की तरह काम करती थी। जब भी भारत में कोई क्रांतिकारी कुछ ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ कर देता था, उसके बाद वो छुपने के लिए कई बार इन फ्रेंच टेरिटरीज में चले जाते थे, और फ्रेंच गवर्नमेंट इन्हें बचाती थी। कई बार बचाया था, कई बार नहीं भी बचाया। लेकिन इसका एक सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होगा जैसे कि औरोबिंदो घोष। जब वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, उसके बाद उन पर केसेस हो गए, तो वो जाकर पौंडीचेरी में रहने लगे। अल्टीमेटली उन्होंने औरोबिंदो आश्रम की वहां पर स्थापना करी। तो वो एक प्रमुख एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को पौंडीचेरी में पनाह मिली। फ्रेंच अखबार जो पौंडीचेरी से छपते थे वो भारत के आज़ादी के आंदोलन को सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए इंडियन प्रेस भी कई बार फ्रांस को सपोर्ट करती थी और उन्हें थोड़ा लिबरल मानती थी, और खास करके पोर्चुगीज के कंपैरिजन में उन्हें अथॉरिटेरियन नहीं माना जाता था। तो ये वाला जो एक फैक्ट है ये फ्रांस के फेवर में जाता है। ओके, तो फ्रांस ने एम्फेसाइज किया कि देखो हम कितने अच्छे हैं, 90 सालों से आपकी मदद भी कर रहे हैं, और आप हमारे ही साथ रह लो ना, क्यों भारत के साथ आपको जाना है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रांस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगस्त 1947 आते आते जब भारत आज़ाद हो गया, द रेस्ट ऑफ इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, तो यहाँ के लोगों को भी लगने लगा, फ्रेंच टेरिटरीज के में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को, कि हमें भी आज़ाद होना चाहिए। जब सब आज़ाद हो गए, पूरा देश आज़ाद हो गया, तो हम क्यों फ्रांस के गुलाम बने रहे। तो ऐसे में कई संगठन बने और इन संगठनों ने आज़ादी की बात शुरू करी। ये संगठन पहले से भी मौजूद थे लेकिन इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब 47 के बाद ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो इसमें कुछ संगठन थे जैसे स्टूडेंट कांग्रेस ऑफ फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फ्रेंच इंडिया। तो जिस तरह के मूवमेंट्स हमें भारत में देखने को मिले, उसी प्रकार के इन कॉलोनीज में भी देखने को मिल रहे थे। हालांकि ये सारी कांग्रेस डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टली एफिलिएटेड, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हें सपोर्ट जरूर करती थी। अगस्त 1947 में कई जगह प्रदर्शन हुए कि हमें भी आज़ादी चाहिए। चंद्रनागौर में आज़ादी के जो ये डिमांड है ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। यहाँ पर एक पार्टी थी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसने कहा कि हम तो सत्याग्रह करेंगे अगर फ्रांस ने जल्द ही भारत के साथ मर्ज करने का हमें प्लान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि आप 1 साल ले लो, 6 महीने ले लो, लेकिन प्लान तो बताओ कि कब आज़ादी मिलेगी। ऐसी ही डिमांड कराईकल में आती है, पौंडीचेरी में आती है, माहे में महाजन सभा बनती है और ये कहती है कि हम तो पैरेलल गवर्नमेंट बना लेंगे अगर आप हमें आज़ादी नहीं दोगे तो। पौंडीचेरी में तो 15 अगस्त 1947 के दिन कई लोगों ने तिरंगा फहराने की ऑफिशियल डिमांड करी, रिजेक्ट हो गई, लेकिन वैसे ही उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। तो स्थिति बिगड़ती जा रही थी। फ्रांस की सरकार को भी ये रियलाइज हो गया और उन्होंने भारत से बातचीत शुरू कर दी। तो हमारी आज़ादी के कुछ ही दिन बाद 28 अगस्त को फ्रांस और भारत की सरकार एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि देखिए डीकोलोनाइजेशन होगा, आज़ादी मिलेगी, लेकिन लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे को बातचीत से सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन हाँ एमिकेबल मैनर में दोनों इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो इन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं फ्रांस मान गया था कि आज नहीं तो कल आज़ादी देनी पड़ेगी, लेकिन कैसे और कितने साल बाद इसको लेकर फाइनलाइज नहीं हुआ था। जून 1948 जब आता है
तब फ्रेंच गवर्नमेंट कहती है कि चंदन नगर या चंदर नागौर जैसा फ्रेंच इसे कहते थे, यहाँ पर हम एक वोट कराएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि हमें तुरंत आज़ादी चाहिए। तो जून 1948 में फ्रेंच गवर्नमेंट यहाँ करवाती है प्लेबिसाइट। और प्लेबिसाइट के पहले तो कांग्रेस खिलाफ थी, कांग्रेस को लग रहा था कि इस प्लेबिसाइट के अंदर ये फ्रेंच सरकार धांधली करेगी और अपने फेवर में ज़्यादा वोट डलवा देगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ज़्यादातर लोगों ने भारत से जुड़ने के फेवर में वोट डाला और फ्रांस से जुड़े रहने के लिए केवल 114 वोट यहाँ पर फ्रेंच गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो अब फ्रेंच सरकार भी मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि ये कभी ना कभी भारत को सौंपना पड़ेगा और जनता की डिमांड को हम मानेंगे। इस प्लेबिसाइट का सम्मान करते हुए फ्रेंच सरकार ने यह वादा किया और आश्वासन दिया कि 1951 तक हम चंदर नागौर को भारत को सौंप देंगे। लेकिन 1951 की ये तारीख आने से पहले भी यहाँ पर कई बार वायलेंट क्लैशेस होते हैं, कई लोग प्रदर्शन करते हैं, उन पर गोलियां चलाई जाती है। तो ओवरऑल फ्रेंच टेरिटरीज में हिंसा बढ़ती जा रही थी। हिंसा किसकी तरफ से हो रही है? फ्रेंच पुलिस या फ्रेंच प्रशासन की तरफ से। वो उन लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं जो भारत के साथ जुड़ने की बात करते हैं, उन संगठनों की रैलियों पर गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है। तो इसके कारण इन टेरिटरीज में माहौल 1950 आते आते थोड़ा उग्र हो गया था और ये कराइकल और यानम में भी हो रहा था। एक और इंटरनल प्रॉब्लम ये थी कि इन टेरिटरीज में कुछ छोटे संगठन ऐसे थे जो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे या फिर उनकी कुछ शर्तें थी। तो एक मुस्लिम लीग ऑफ फ्रेंच इंडिया बनी जिसने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरह डिवीजन तो हो नहीं सकता, तो कम से कम सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, उसके बाद आप रेफरेंडम करवाइए। यानी कि जो भारत के साथ जुड़ने वाला रेफरेंडम है उसमें भी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और एक ऐसा भी ग्रुप था जो ये कह रहा था कि देखिए पौंडीचेरी, यनम, ये सारी टेरिटरीज दक्षिण भारत में है और क्यों हम अपना पावर एक उत्तर भारत डोमिनेंट सरकार को दे दें। तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा केवल पौंडीचेरी नहीं बल्कि तमिलनाडु में ओवरऑल भी काफी डोमिनेंट था। तो ये सेम मुद्दा यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि उत्तर भारत की सरकार के हाथों ये टेरिटरी सौंप दी जाए। अगला ग्रुप जो मर्जर के खिलाफ था वो था सोशलिस्ट पार्टी। ये एक ऐसी लोकल पार्टी थी जो कांग्रेस की विरोधी थी और 1948 और 51 में हुए लोकल इलेक्शंस में इसे जीत हासिल हो गई। म्यूनिसिपल इलेक्शंस में जब ये जीती तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फ्रेंच गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है, वोट्स में धांधली करवा के इन्हें जिताया जा रहा है, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी फ्रेंच सरकार के फेवर में थी और भारत के जुड़ने के खिलाफ थी। तो अब लगने ये लगा था सबको कि अगर रेफरेंडम हुआ तो हिंसा भी हो सकती है इन पार्टीज के बीच में, वर्कर्स के बीच में, और कांग्रेस को भी ये डर सताने लगा था कि हो सकता है कि रेफरेंडम के नतीजे ट्विस्ट कर दिए जाएं। कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि बिना रेफरेंडम के पौंडीचेरी और अन्य टेरिटरीज को भारत के साथ जोड़ा जा सके। तो कांग्रेस ने यहां पर दूसरा रास्ता अपनाया। जो कांग्रेस के पैरेलल संगठन यहां पौंडीचेरी में काम कर रहे थे, जो पौंडीचेरी की फ्रेंच इंडियन कांग्रेस थी, उसके नेताओं ने, उसके लोगों ने घर घर जाकर लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करी और एक जन आंदोलन चालू हो, इसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो दे स्टार्टेड गोइंग डोर टू स्टार्ट द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन। जैसा कि भारत की आजादी के आंदोलन में हुआ था, जन आंदोलन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, कुछ ऐसा ही आंदोलन यहां पर किया जाए। फ्रेंच गवर्नमेंट को डर था कि अगर जन आंदोलन चालू हो गया तो फिर आजादी तुरंत देनी पड़ेगी, विद इन 6 मंथ्स आजादी लेकर रहेंगे ये लोग। इसी समय वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसने फ्रांस की क्षमता को काफी कम कर दिया, फ्रांस की सरकार की पावर गिरा दी। दैट वॉज द वॉर इन वियतनाम। तो जिसे आज हम वियतनाम वॉर के रूप में जानते हैं, वो पहले इंडो चाइना वॉर था। एक्चुअली वियतनाम वाले क्षेत्र के लोग फ्रांस से आज़ाद होना चाह रहे थे और इन्होंने गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया था 1945 में ही। यहाँ पर 1954 में फ्रांस की बहुत बुरी हार हुई थी, फ्रांस ऑलमोस्ट ये युद्ध हार गया था। फिर इसने यूएसए से रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी सेनाएं भेजिए और इसी तरह से अमेरिका इस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फर्स्ट इंडो चाइना वॉर चल रहा था, इसमें फ्रांस की हार होती है और इन्हें आज़ादी देनी पड़ती है इस पूरे क्षेत्र को। तो अब फ्रेंच नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसी ही स्थिति भारत में भी हो। दूसरी ओर उन्हें यह भी डर था कि अगर भारतीय सरकार यहां पर अपनी आर्मी भेज देगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो बिल्कुल सच था, क्योंकि जब वो फ्रेंच इंडो चाइना, जो कि पूरा देश इनके कंट्रोल में है, वहां पर अपनी आर्मी से नहीं जीत पाए तो फिर ये पौंडीचेरी में तो क्या ही कर सकते थे। और इस वक्त तक पौंडीचेरी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि जो फ्रांस से जहाज आते थे वो पौंडीचेरी में रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए रुकते थे और फिर वहां से आगे वियतनाम या इंडो चाइना वाले क्षेत्र में पहुंचते थे। अब जब इंडो चाइना ही इनके हाथ से चला गया तो फिर पौंडीचेरी की इंपॉर्टेंस भी इनके लिए इतनी ज्यादा बची नहीं। तो इसीलिए फ्रांस अब थक हार कर फाइनली भारत सरकार को कहता है कि हम पूरी टेरिटरीज आपको सौंपने को तैयार हैं, कोई रेफरेंडम करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रांस की सरकार ने रेफरेंडम का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने कहा कि आइए मीटिंग करिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। यानी कि ये जो लोकल म्यूनिसिपल इलेक्शंस एटसेट्रा में जो लोग जीते हुए होते हैं, ये डेलीगेट्स को बुलाया गया एक जगह। इस जगह का नाम था किलूर, पौंडीचेरी में। यहाँ पर मीटिंग होती है, 178 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। 170 ने कहा कि हमें भारत के साथ जुड़ना है। तो इसे फ्रांस की सरकार और भारत की सरकार दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी प्रकार से ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है 1 नवंबर 1954 को। तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो संधि है वो बहुत सालों तक साइन नहीं हुई थी। तो 1954 में
डी फैक्टो कंट्रोल भारत के हाथ में आ गया था, लेकिन डिज्यूर कंट्रोल आने में काफ़ी साल लगे, 8 साल और लग गए, क्योंकि फ्रांस की पार्लियामेंट ने इस संधि को रेटिफाई नहीं किया था। जब भी कोई देश कोई संधि साइन करता है तो उसे अपनी पार्लियामेंट में भी उसे ओके करवाना ज़रूरी है। तो ऐसे में ये पार्लियामेंट में ओके नहीं हुआ अगले 8 साल तक, और इसीलिए डिज्यूर कंट्रोल पौंडीचेरी का भारत सरकार के हाथ में नहीं आया। इंडियन गवर्नमेंट ने हालांकि इस समय जो कंट्रोल था वो अपने पास रखा वाया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, क्योंकि फ्रांस के साथ बातचीत अभी भी चल रही थी, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जी हाँ, विदेश मंत्रालय भारत की एक बहुत बड़ी टेरिटरी पौंडीचेरी को कंट्रोल कर रहा था टिल 1963। सारा एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा था। फिर 63 के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आ जाता है, क्योंकि इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इन 8 सालों में फ्रांस की सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत ने पौंडीचेरी पर आर्थिक सैंक्शंस लगाए ताकि फ्रांस यहां से व्यापार ना कर सके। अल्टीमेटली 1962 के एंड में जाकर ये रेटिफिकेशन होता है। 63 में पौंडीचेरी ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे दिया जाता है एंड इट बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी। तो फ्रांस के केस में आपको ये याद रखना है कि सारी टेरिटरीज भारत के अंदर विलीन हो जाती है 1954 तक। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई आर्मी नहीं भेजी जाती है, रेफरेंडम केवल चंद्रनागौर में हुआ था, और ये घटनाक्रम जो है शांतिपूर्ण तरीके से मोस्टली समाप्त हो जाता है। इसके कारण भारत और फ्रांस की सरकार की जो रिलेशंस हैं वो भी खराब नहीं होते, एंड दे हैड वेरी गुड रिलेशंस इवन इन द फ्यूचर। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नेहरू ने कई बार फ्रांस की तारीफ भी करी कि आपने अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया। लेकिन पोर्चुगीज कॉलोनीज का भारत में विलय काफी मुश्किल था। मुश्किलें क्यों थी अभी मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 रीजन वाज दैट कि पोर्चुगीज टेरिटरीज का गवर्नेंस बिल्कुल अलग तरीके से होता था। पोर्चुगल गोवा को अपनी कॉलोनी कहता ही नहीं था। ऑफिशियली ऑन पेपर उन्होंने गोवा को अपने देश का हिस्सा बना रखा था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये कहते थे कि गोवा इज नॉट अ कॉलोनी। पोर्चुगल का संविधान, पोर्चुगल का प्रशासन ये कहता था कि गोवा तो पोर्चुगल का ही पार्ट है, बस वो हमारी मुख्य धरती से थोड़ा दूर है। वहां के लोग भी हमारे नागरिक हैं, समान अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, और वहां पर चुनाव भी होता था, और गोवा से चुने हुए लोग पोर्चुगल की पार्लियामेंट में भी बैठते थे, उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिले हुए थे। समझ रहे हैं आप? तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जा रहे हैं। तो जैसा अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वो कारण गोवा में नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ टैक्सेशन भी था, रिप्रेजेंटेशन भी था। गोवा की जो चुने हुए लोग हैं, गोवा से चुनकर जाने वाले लोग पोर्चुगल की पार्लियामेंट में 19वीं शताब्दी से जाकर बैठ रहे थे। तो इस तरह से पोर्चुगल ये कहता था कि दिस इज नॉट अ कॉलोनी, दिस इज अ पार्ट ऑफ पोर्चुगल। तो फ्रांस, इंग्लैंड, ये तो सब ऑफिशियली कॉलोनी के रूप में भारत को गवर्न करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी से ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आने लगा। कई लोग पोर्चुगल के शासन से आज़ाद होना चाहते थे। उनमें एक सबसे बड़ा आंदोलन था पिंटो रेबेलियन, जो 1787 में होता है। तो ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल में भी सब कुछ अच्छा था। ऑफकोर्स लोकल लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, भारतीय मूल के लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव था, और इसके खिलाफ यहाँ पर कई आंदोलन और कैंपेन्स भी हुए, जिनमें सबसे प्रमुख और पहला ये वाला था। तो गोवा का फ्रीडम मूवमेंट फ्रेंच टेरिटरीज से काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो गोवा का राष्ट्रवादी आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन फ्रेंच से तो काफ़ी पुराना था। फ्रेंच टेरिटरीज के मुकाबले यहाँ काफ़ी सालों से आज़ादी की बातें उठ रही थी। इनफैक्ट 20वीं सदी में जब भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहे हैं, उसी समय पैरेलल में गोवा में भी कई आंदोलन चल रहे थे, और इन आंदोलनों को लीड करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे डॉक्टर ट्रिस्टाओ डी ब्रगैंजा कून्हा, जिन्हें आज फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गोवा नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। कैलकाटा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1928 में, वहां जाकर इन्होंने मीटिंग करी कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस की ऑफिशियल पॉलिसी ये थी कि वो ब्रिटिश डायरेक्टली रूल्ड एरियाज में ही अपना काम करती थी। जो प्रिंसली स्टेट्स या फिर ये पोर्चुगल और फ्रेंच टेरिटरीज हैं, इनमें डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑपरेट नहीं करती थी। तो इन्होंने डॉक्टर ब्रिगेंजा कुन्हा ने कहा कि मैं एक नई पार्टी बनाता हूं, इसका नाम यही रखेंगे हम, गोवा नेशनल कांग्रेस, और ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट पूरी तरह से आईएनसी के द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता था। 1946 आते आते जब भारत आजाद होने ही वाला था, उस समय एक और संगठन बनता है, नेशनल कांग्रेस गोवा इसका नाम है, और ये आज़ादी की डिमांड और तेज कर देता है। इनका लक्ष्य ये था कि 1947 या 48 में जब भी भारत को आज़ादी मिले अंग्रेजों से, उसी समय गोवा भी आज़ाद हो जाए। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इन्होंने इस डिमांड को काफ़ी जोर शोर से आगे रखा, और गोवा में भी काफ़ी बड़े प्रदर्शन होने लगे पोर्चुगीज रूल के खिलाफ। इवेंचुअली ये जो कांग्रेस है, ये केवल गोवा के नहीं बल्कि दमन और दीव की आज़ादी की भी बात करने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गांधीवादी प्रिंसिपल्स या अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली ये लोकल गोवन कांग्रेस ही एकमात्र आज़ादी की बात कर रही है। गोवा में भी कई क्रांतिकारी दल थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था आज़ाद गोमंतक दल। इन्होंने भारत के क्रांतिकारियों से इंस्पायर होकर गोवा में भी एक अंडरग्राउंड क्रांतिकारी मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। इन क्रांतिकारियों का कहना था कि मुख्यतः पोर्चुगल एक तानाशाह के अधीन है, और इस तानाशाह के शासन में हम नहीं रहना चाहते। चाहे हमारे लोग पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, हमारे द्वारा वोट डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी
हमें अल्टीमेटली सालाजार के अधीन नहीं रहना। एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार ये पोर्चुगल का तानाशाह था जो 1932 से वहां पर पावर में था और इसको बिल्कुल भी कॉलोनीज को आज़ाद नहीं करना था। ही वॉन्टेड दैट ऑल दीज पोर्चुगीज कॉलोनीज शुड स्टे पार्ट ऑफ पोर्चुगल, ये पोर्चुगल का ही हिस्सा रहें। और ये भी कहता था, या पोर्चुगल की सरकार ये कहती थी कि गोवा के लोग भारतीय है ही नहीं, आप इन्हें भारतीय क्यों कह रहे हो, पिछले 500 सालों से ये पोर्चुगल का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ पोर्चुगल। तो ये तो पोर्चुगीज लेजिस्लेचर में बैठते हैं, पोर्चुगीज गोवंस हम इनको कहते हैं, ये अपने आप को पोर्चुगीज कहते हैं। आप कौन होते हो, भारत के लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये लोग भारतीय हैं? लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। भारत सरकार का एंड स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री नेहरू का उस समय ये कहना था कि गोवा में अगर पोर्चुगीज सरकार को बराबरी देनी थी तो अभी तक दे चुके होते, बराबरी नहीं दी गई है। इनफैक्ट पोर्चुगीज सरकार खुद एक तानाशाही सरकार है, इट्स अ रेसिस्ट रेजीम। यहाँ पर साफ तौर पर नस्ल भेद हो रहा है, भारतीय लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार होता है। और उन्होंने कई बार अपनी स्पीचेस में भी ये बात कही कि हमने पूरा भारत आज़ाद करा लिया है, बस केवल एक गोवा बचा है और दमन दीव जो छोटी टेरिटरीज हैं, सो इसको भी हमें जल्द आज़ाद कराना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये आर्मी वाला रूट अपनाना नहीं चाहते थे। कारण 1947 से 1950 के बीच में भारत ने पार्टीशन, बंटवारे का दंश झेला था। कई लोगों की यहाँ डेथ होती है, हिंसा भड़क जाती है बहुत बड़े स्तर पर। तो नेहरू खुद एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे फिर से हिंसा हो, लड़ाई लड़नी पड़े और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत पर यह आरोप लगाए कि आप लड़ाई छेड़ रहे हो। क्योंकि उस समय अमेरिका यही कह रहा था ना, भारत के खिलाफ था यूएस यही कहता था कि आपने आज़ाद होते ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, 47 में लड़ाई लड़ी, जबकि उल्टा था, हमला हम पर हुआ था। फिर भी उस समय कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के कारण यूएसए सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान का। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ज़्यादा दबाव ना आए, इस तरह से पोर्चुगल के साथ डील करना ज़रूरी था। क्योंकि एक और प्रॉब्लम थी, पोर्चुगल पश्चिमी देशों में एक ऐसा देश है जो यूएस से काफी नजदीक था। तो भारत सरकार इस मुद्दे को काफी सेंसिटिवली हैंडल करना चाहती थी। 47 से 53 के बीच में सरकार ने कई दूतों को, अपने राजदूतों को भेजा कि आप पोर्चुगल जाकर सरकार से बात करो। लेकिन पोर्चुगल इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। पोर्चुगल इनफैक्ट बात करने से ही मना कर देता है। फ्रांस की सरकार कम से कम हमसे बात तो कर रही थी, पोर्चुगल ने तो बात करने से मना कर दिया और भारत और पोर्चुगल के रिश्ते काफी खराब हो गए। 1954 आते आते कई ऐसे सत्याग्रह शुरू होते हैं जो ये कहते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 7 साल हो गए, अब हमें भी आज़ादी चाहिए। तो 15 अगस्त 1954 को एक बड़ी रैली आयोजित की जाती है नेशनल कांग्रेस गोवा के द्वारा। यहाँ पर बड़ा लाठीचार्ज किया गया पोर्चुगीज अथॉरिटीज़ के द्वारा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 1955 में अपने कई क्रांतिकारियों को यहाँ पर भेजा कि ये क्रांति लाएंगे, तिरंगा फहराएंगे। इनके ऊपर भी हमले किए गए, इनको लाठीचार्ज किया, कईयों की डेथ भी हो जाती है ड्यूरिंग दीज प्रोटेस्ट। 1954 में गोवा को तो नहीं, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली को जरूर इन क्रांतिकारियों ने आज़ाद करवा दिया। ऑफिशियली भारत ने दादरा नगर हवेली में ना तो कोई आर्मी भेजी, ना अपने लोगों को भेजा, लेकिन हाँ, अनऑफिशियल सपोर्ट इन संगठनों को पूरा मिला हुआ था। तो इन संगठनों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा समर्थित क्रांतिकारी भी थे, कुछ अन्य लोकल संगठन भी थे। इन्होंने मिलकर दादरा नगर हवेली, जो कि एक बहुत छोटा एंक्लेव है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, यहाँ पर पोर्चुगीज अथॉरिटीज को खदेड़ दिया। इन्होंने जाकर सीधा हमला बोला प्रशासनिक ऑफिस पर और इन पोर्चुगीज ऑफिसर्स को बंदी बना दिया और फिर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। ऐसे में 1954 में दादरा नगर हवेली इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन क्या भारत इसे अपने साथ जोड़ पाता है? नहीं, क्योंकि ऑफिशियली कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ ना। तो इसीलिए दादरा एंड नगर हवेली काफी सालों तक एक इंडिपेंडेंट एनक्लेव के रूप में काम करता है। फाइनली 1960s में जब पोर्चुगीज के साथ हमने संधि साइन कर ली या फिर गोवा भी हमारे साथ आ गया, तब जाकर हमने उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था एज पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इसके बाद से दादरा नगर हवेली भारत का ही हिस्सा रहता है। इस पूरी कार्यवाही से पोर्चुगल काफी नाराज हो जाता है। पोर्चुगल कहता है कि ये तो आप गलत तरीके से टेक ओवर कर रहे हो, कू डेटा कर रहे हो आप। तो इससे भारत से नाराज होकर वो अपने डिप्लोमेटिक संबंध भी तोड़ लेता है। भारत भी अपने डिप्लोमेटिक संबंध पोर्चुगल के साथ तोड़ता है, क्योंकि भारत की सरकार का कहना था कि आप गोवा में क्रांतिकारियों पर या फिर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कैसे कर रहे हो, जो आज़ादी की बात कर रहा है उसको मारा जा रहा है, उस पर लाठियां चल रही है, गोली चलाई जा रही है, दैट इज रॉन्ग। तो इंडिया और पोर्चुगल अपने डिप्लोमेटिक संबंध 1955 में तोड़ देते हैं पूरी तरह से। दोनों ने अपनी अपनी एम्बेसीज को भी बंद कर दिया। तो अब बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका है। लेकिन इसी बीच नेहरू ने भी जो सत्याग्रह आंदोलन है उसकी आलोचना कर दी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हिंसक रास्ते मत अपनाओ कि आप पर गोलियां चले। तो ये काफ़ी डिमोरलाइजिंग था। उस समय जो लोकल गोवन कांग्रेस है वो काफ़ी नाराज़ भी हो गई थी इस बात से। लेकिन नेहरू का ये रवैया इसीलिए था क्योंकि गोवा ऑफिशियली नेटो का हिस्सा था। जी हाँ, पोर्चुगल नेटो का हिस्सा है, गोवा पोर्चुगल का हिस्सा है, तो बाय डिफॉल्ट गोवा वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटो टेरिटरी। अगर भारत सरकार गोवा पर हमला करती है, आर्मी भेजती है, तो नेटो को ऑफिशियल कारण मिल जाता भारत पर हमला करने के लिए। यूएस, यूके जो ताक में बैठे थे कि भारत पर हमला करें, वेल नॉट दैट मच यूके, बट हाँ अमेरिका भारत से अगेंस्ट था। तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, पोर्चुगल, ये सारे नेटो कंट्रीज को ऑफिशियली बहाना मिल जाता कि भारत पर हमला कर दें, क्योंकि भारत गोवा को अपने साथ जबरदस्ती विलय करवा रहा है। तो इसीलिए भारत सरकार के लिए ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और वो नहीं चाहता था कि नेटो तक बात पहुंचे या फिर लड़ाई तक बात पहुंच जाए। इसीलिए
वहाँ पर कहा जाता है कि नेहरू ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में क्रिटिसाइज किया, बट ओवरऑल इट डिड हैव अ डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन ऑल दी फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, तो इसके बाद अगले 5-6 साल लगातार यही घटनाक्रम चल रहा है, क्रांतिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, पोर्चुगीज अथॉरिटीज उन पर क्रैकडाउन कर रही है, और 1961 आते आते भारत कहता है कि बस अब बहुत हो गया, आपने बहुत क्रांतिकारियों को मार लिया, पीट लिया, गोलियां चला दी, अब आपको अल्टीमेट वार्निंग दे रहे हैं, या तो हमारे साथ शांति से जुड़ जाओ या फिर हम आर्मी भेजेंगे। पोर्चुगल ने मानने से मना कर दिया, तो 18 और 19 दिसंबर को भारत सरकार ने अपनी आर्मी भेजी। ऑपरेशन विजय नाम का ये ऑपरेशन चलाया इंडियन आर्मी ने। हमारी कई सैन्य टुकड़ियां गोवा पर जाती हैं और बड़ी आसानी से हम पोर्चुगीज के सेनाओं को हरा देते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज सेना यहाँ पर 3-4 हज़ार 5 हज़ार की सेना थी, नॉट मोर देन दैट, और इंडियन आर्मी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। हमने भी 20-25 हज़ार सैनिक भेजकर आसानी से गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया। हाँ, एक छोटा सा युद्ध हुआ, लगभग 24 घंटे का युद्ध था, जिसमें कुछ लोग भी मारे गए, कुछ सैनिक हमारे भी शहीद हुए, लेकिन वो नंबर बहुत कम था, शायद 25 या ऐसे कुछ 25 या 30 सैनिक शहीद हुए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ऐसे में ये मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, 24 घंटे में गोवा को भारत के साथ जोड़ दिया गया, और जो लोकल गोवन लीडर था, गवर्नर था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर दिया। इसी तरह से 450 साल बाद पोर्चुगीज शासन गोवा में समाप्त होता है। लेकिन क्या पोर्चुगल की सरकार ने इस सरेंडर को माना? जी नहीं। उन्होंने एक तो इस आदमी को पनिश किया, और दूसरा इंटरनेशनल फोरम्स में, यूएन जैसे संगठनों में जा जाकर हर जगह भारत को कहा कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी टेरिटरी कब्जा ली है, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल किया है। और 1970s तक पोर्चुगल सरकार ऑफिशियली गोवा को भारत का हिस्सा रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। 70s में जाकर सलाजार की डेथ के बाद इंडिया पोर्चुगल के रिश्ते नॉर्मलाइज हुए और डिप्लोमेटिक संबंध फिर से स्थापित होते हैं। तो ये थी कहानी पूरी कि क्यों फ्रांस और पोर्चुगल की टेरिटरीज भारत के साथ विलय नहीं कर पाती हैं, क्योंकि केवल लोकल रीजंस नहीं थे, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ये भी देखनी जरूरी थी। तो ये रीजन है कि इतने साल लग गए दूसरी टेरिटरीज को जोड़ने में। एक बात याद रखना कि गोवा के साथ साथ दीव और दमन ये भी भारत के साथ जुड़ जाते हैं 1961 में, लेकिन दादरा और नगर हवेली 54 में ही इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन उसका भी ऑफिशियल विलय 60s में ही किया गया। तो आपको अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी ऑफ आवर कोर्सेज। अगर कोई भी कोर्स परचेस करते वक्त अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 26 अगस्त तक हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप 1 साल की यूपीएससी या 2 साल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। आपकी अभी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो जाएगी। कोई भी आपको डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में, कैसे तैयारी करें, या फिर आपको बेस्ट डिस्काउंट चाहिए, जो कैसे मिलेगा वो आपको इस फोन नंबर पर पता चलेगा। सो जस्ट गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर और आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी मेरे टीम मेंबर्स के द्वारा। सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं, इनका आप फायदा उठाइए। 25 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीएससी एश्योर के तहत अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल ईयर मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और एक बात याद रखिए कि फिजिकल नोट्स 26 अगस्त के बाद केवल आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे। प्लस और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन या प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के छात्रों को फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये हमारा एक 2022 का ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट अनअकैडमी प्रयास। तो जो भी मेंस दे रहा है अगले महीने सितंबर में वो इस ऑफलाइन टेस्ट को जरूर दे। टाइमिंग्स और सब कुछ नीचे डिटेल में आपको मेंशन मिल जाएगा। ऑप्शनल कार्निवल जिसमें बहुत सारे नए ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।